हेलो डियर, आपका बहुत बहुत वेलकम है भाई इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपने अगले कंसेप्ट। अपना अगला कंसेप्ट है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है बताता हूँ, देखो। मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। सी के सामने चलो फिर ऐसे ही मान लेते हैं फिर। और ए से मैंने एक मीडियन ड्रॉ कर दी है, ए से एक मीडियन ड्रॉ कर दी है ए डी, यानी कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। ए डी क्या है? ए डी इज मीडियन। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ, ये मीडियन किन दो साइड के बीच में से आई है? ये मीडियन आई है इस वर्टेक्स से, यानी कि इस वाली साइड और इस वाली साइड के बीच में से। तो जिन दो साइडों के बीच में से आई है उन दोनों का स्क्वायर लूंगा। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ। अब मैं क्या करूँगा, जो तीसरी साइड है, ये दो साइड तो मैं ले चुका हूँ, जो तीसरी साइड है उसका हाफ लूंगा, यानी कि बी डी का स्क्वायर। और जो अपनी मीडियन है एम, उस मीडियन का स्क्वायर, ठीक है। ये है अपनी अपोलोनियस थ्योरम। एक बार फिर से बताऊं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर कहीं से भी एक मीडियन खींच दो तो टोटल चार चीजों के बीच में एक रिलेशन होगी। ये किन चार चीजों के बीच में रिलेशन है? अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम है रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स एंड वन मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। तीनों साइडों की लंबाई और एक मीडियन की लंबाई, इन चार चीजों के बीच में रिलेशन है। अगर इन चारों में से कोई भी एक गायब होगा और तीन गिवन होंगे तो आप वो चौथा निकाल सकते हो। तीनों साइडों से कैसे रिलेटेड है देखना। अगर मैंने यहां से मीडियन खींची है ऐसे, तो जिस वर्टेक्स से मैंने मीडियन खींची है, जिन दो साइडों के बीच में से मीडियन आई है उन दोनों साइडों का स्क्वायर लोगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है सी, इज इक्वल टू जो तीसरी साइड है वो मैंने पूरी नहीं ली लेकिन उसका हाफ तो लिया ना, बी डी। बी डी ले लो, डी सी ले लो, एक ही बात, उसका हाफ तो लिया ना, ठीक है, बी डी स्क्वायर। और जो मीडियन की जो लंबाई है एम, मैंने मान ली एम का स्क्वायर। तो ट्रायंगल की एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड का हाफ, और ये रही मीडियन। और अगर जिस तरफ मैं किसी साइड का हाफ ले रहा हूं वहां पर दो भी आएगा गुणा में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसको हम इजीली कोसाइन रूल से प्रूव कर सकते हैं, बट वो करने की ज़रूरत नहीं है भाई, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें रटना पड़ेगा, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसको एक बार रट लो, दो तीन बार अभी लिख लो, अलग अलग तरीके से लिख लो। एक बार मीडियन यहाँ से खींच लो, एक बार मीडियन यहाँ से बना लो, ठीक है, अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो। फिर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन फेंक के मारूंगा, वो करने हैं आपने। करें फिर स्टार्ट। ये लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज 6, ए सी इज 8, बी सी इज 9, ठीक है जी। द लेंथ ऑफ मीडियन ए डी, ए से एक मीडियन खींची है ए डी, तो मीडियन की लंबाई पूछी है। तो अगर मीडियन की लंबाई पूछी है, तीनों साइड की लंबाई गिवन है, तो चार में से तीनों चीज़ें गिवन है, चौथी चीज़ हम निकाल लेंगे। तो इस बी डी की लंबाई क्या होगी भाई? बी डी की लंबाई होगी इस पूरी 9 से आधी, तो इट इज़ 9/2, ठीक है। तो लगा दो अपोलोनियस थ्योरम। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इस मीडियन का स्क्वायर जिसकी लंबाई, चलो ए डी लिख लेते हैं, ए डी का स्क्वायर प्लस इस आधे टुकड़े का स्क्वायर, यानी कि 81/4, 9/2 का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा जी 100 बन जाएगा। तो अगर मैं इस 2 से काट दूंगा तो आ जाएगा 50, है ना, 2 से 50 आ जाएगा। 81/4 को अगर मैं इधर भेज दूँ, 50 माइनस 81/4, तो 4 इंटू 50 200, 200 में से कैसे जाएगा 119, 119/4 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो आंसर विल बी √119/2। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है, लेकिन उससे आगे की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में दे दूंगा। ये लो, बताओ।
इन ट्रायंगल एबीसी सी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी। इन ट्रायंगल एबीसी सी जो है वो मिड पॉइंट है बीडी का, लेकिन डी कहाँ है? उसने सी को मिड पॉइंट बता दिया, बोल रहा है सी मिड पॉइंट है बीसी का। ऐसे बोलता है कि डी मिड पॉइंट है बीसी का तो ही बात होती। बोल रहा है सी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी, तो यानी कि हमें बीडी बनानी पड़ेगी और सी मिड पॉइंट होएगा, यानी कि इस बीसी को बढ़ाना है यहाँ तक। अब सी मिड पॉइंट होएगा अगर बी सी इज इक्वल टू सी डी होगा तो। ठीक है भाई, ठीक है, ये आपको बनाना होगा, तो इसको यहाँ पर बना देते हैं। ए बी इज इक्वल टू 10, ए डी इज इक्वल टू 12, ए सी इज इक्वल टू 9, देन बी डी इज इक्वल टू वट। तो बी डी की लंबाई क्या होगी? तो देखो पूरी बड़ी ट्रायंगल को देखो, ए बी डी को। इस बड़ी ट्रायंगल में ये जो ए सी है ये मीडियन का काम कर रही है। कैसे सर? बिकॉज यहाँ से आपने खींची तो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, मीडियन का काम कर रही है। जी हाँ, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल में दो साइड गिवन है और एक मीडियन गिवन है। चार चीज़ों के बीच में रिलेशन है, चौथी चीज़ है ये वाली साइड, ये भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लगा दें पोलोनियस थ्योरम। तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, ये हो जाएगा 244। तो 244 को अगर मैं काट दूंगा तो ये आ जाएगा 122। ठीक है, तो 81 को अगर मैं इधर लेकर आऊँगा तो 2 में से गया 1, 12 में से 8 गया 4, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 41, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 41। ये क्या पूछ रहा है? ये हमसे पूछ रहा है बी डी की लंबाई। तो बी डी की लंबाई क्या हो जाएगी? रूट 41 का डबल, 2 रूट 41। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? ये बताओ, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड जी इज द सेंट्रोइड। तो जी अगर सेंट्रोइड है तो इस लाइन को किस रेशियो में बांटेगा भाई? 1:2। ठीक है, ये 1/3 हिस्सा है पूरी लाइन का, ये 2/3 हिस्सा है पूरी लाइन का। ठीक है, पूरी मीडियन का। इफ एक्स वाई इज 11, एक्स वाई की लंबाई 11 है, वाई जेड की लंबाई 14 है, तो वाई एम की लंबाई 7 हो जाएगी। बिकॉज ये जी अगर सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड से कोई लाइन पास हो रही है तो वो मीडियन होगी। सेंट्रोइड से अगर लाइन पास हो रही है तो वो मीडियन की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी, क्योंकि सेंट्रोइड मीडियन के ऊपर लाई करता है। तो यानी कि सामने वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। एक्स जेड इज 7 और एक्स जेड 7 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एम? तो जी एम की वैल्यू क्या होगी? तो जी एम जो है वो पूरी मीडियन का 1/3 है। तो अगर हम मीडियन की वैल्यू निकालेंगे तो जी एम की वैल्यू आ ही जाएगी। तो लगा देते हैं भाई, अपोलोनियस लगा देते हैं। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 7 का स्क्वायर 49 प्लस में पूरी मीडियन का स्क्वायर एक्स एम का स्क्वायर। तो ये 2 से कट जाएगा ना, काट देते हैं इसको 2 से। अगर मैं 9 इसको दे दूँ, ये हो जाएगा 130 और 40 170, 170 में 50, 100 का आधा 50, 70 का आधा 35, तो ये हो जाएगा 85। अब अगर मैं इसको ले आऊँ, 15 में से 9 गए 6, 7 में 4 गए 3, 36 इज इक्वल टू एक्स एम का स्क्वायर, देयर फॉर एक्स एम इज इक्वल टू 6। अगर पूरे एक्स एम की वैल्यू 6 है तो हमेशा यहाँ से स्टार्ट किया करो। 1:2 है ना, तो यानी कि ये 1/3 है, तो इसको 3 से भाग करो, ये 2 होएगा, और इसका डबल कर दो, ये 4 होएगा। जो भी पूछा हो, उसने हमें पूछा जी एम, यानी कि आंसर इज 2। ठीक है, अगला करोगे? बताओ फिर। HW है आपका, एक बार कर लो, फिर मैं आंसर मार्क कर दूंगा। आगे बढ़ रहा हूँ भाई। ये देखते हैं कि ये करोगे कि नहीं।
इन बिलो फिगर ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ए बी सी इज 90, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है भाई, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। ए सी जो है वो पूरा 100 है। ओके जी। ऑल्सो ए डी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ सी, ये चारों बराबर हैं, तो 100 को 4 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। जी हाँ, बांट देते हैं। तो ये भी 25 होएगा, ये भी 25 होएगा, ये भी 25 होएगा और यही 25 होएगा। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डी स्क्वायर, ये बी डी स्क्वायर, बी ई स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर, इनके सम की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल सकते, बताओ, सोचो। मैं आपको हिंट दे देता हूं। इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर, इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर, ये पूरी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये एक मीडियन है। मीडियन है कि नहीं? मिड पॉइंट पर जा रही है भाई। ये पूरा 100 यूनिट का है, 50 इधर बच गया, 50 इधर बच गया, तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर जा रही है, तो ये एक मीडियन है। हाँ जी सर, यहां पर कुछ कर सकते हैं क्या हम? इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर, इस, ये भी एक मीडियन है कि नहीं? बी डी, बिकॉज ए से लेकर ई तक का जो डिस्टेंस है वो 50 है, तो 25-25 में बांट रही है। यहाँ पर भी कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि यहाँ पर अगर हमने किया, यहाँ पर तो अपोलोनीस अगर हम लगाएंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, मतलब एटलीस्ट इनका स्क्वायर तो आ जाएगा, है ना। लेकिन सर ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल भी तो वो है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये देखो, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये, इसमें बी एफ भी मीडियन है, ये मीडियन है, यहाँ पर भी अपोलोनियस लग सकता है। और पूरी बड़ी ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही है। देखो मैंने लगभग सारी हिंट आपको दे दी भाई, अब भी नहीं करोगे तो मेरा सॉल्यूशन देखो फिर। चलो आ जाओ। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी ई इज इक्वल टू 25, बी ई इज इक्वल टू 25। क्यों? काहे? बिकॉज एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आप यहाँ से मीडियन खींचते हो तो ये तीनों बराबर होते हैं, बिकॉज ये तीनों रेडियस हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर आपने ऐसे मीडियन खींच दी हाइपोटेन्यूज पर, तो ये 50, ये 50, तो ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 होगा, 25 नहीं सॉरी 50 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मुझे वैल्यू निकालनी है बी ई स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, तो चलो एटलीस्ट बी ई स्क्वायर की तो निकली, अब बी डी स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर की निकालनी है। तो नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी ई, अगर मैं अपोलोनियस थ्योरम लगाऊं तो बी डी मीडियन है। बी डी क्या है? बी डी मीडियन है, माध्यिका है। अगर मैं इसके अंदर ए बी ई बोला ना मैंने, हाँ ए बी ई के अंदर, तो मैं अगर ये मीडियन है तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। बी ई की वैल्यू क्या है? बी ई की वैल्यू है भैया 50, तो यानी कि 2500 इज इक्वल टू 25 का 2 इंटू 25 का स्क्वायर यानी कि 625 और पूरी बी डी का स्क्वायर। ये लो भाई, जो कि हमें चाहिए। तो यहाँ से क्या मैं बी डी का स्क्वायर निकाल सकता हूँ? नहीं, यहाँ से तो नहीं निकाल सकता भाई, क्योंकि ये ए बी स्क्वायर है, ये भी हमें नहीं पता। ठीक है, ट्रायंगल बी ई सी के अंदर भी अगर मैं सेम काम कर दूँ, तो ट्रायंगल बी ई सी के अंदर बी एफ मीडियन है, तो बी ई का स्क्वायर यानी कि 2500, पहले बी सी का लिख लेते हैं, बी सी का स्क्वायर, मीडियन यहाँ से जा रही है ना, इन दोनों साइडों के बीच में से, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर जो कि 50 है, तो स्क्वायर 2500 हो गया, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एफ का स्क्वायर प्लस ये जो भी साइड है इसका आधा यानी कि 25 का स्क्वायर 625। अपोलोनियस थ्योरम में लगा रहा हूँ मैं।
ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मुझे बी एफ का स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पर मुझे बी डी का स्क्वायर चाहिए था, तो बी एफ बी डी, ठीक है। एक्चुअल में मुझे अलग अलग नहीं चाहिए, बी एफ बी डी, अगर मुझे इनका सम भी मिल जाए तो बढ़िया है बात। और ये मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, बी ई की वैल्यू 50 है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इनका सम चाहिए, क्या कर सकते हैं बताओ ना। अगर मैं एक और दो को जोड़ दूं तो, अगर मैं एक और दो को जोड़ दूं तो लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे मिलेगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इनका सम किसके बराबर होएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये बराबर होएगा ए सी के स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू हमें पता है क्या है, 100 है। तो इन दोनों का सम हो जाएगा भैया 100 का स्क्वायर, यानी कि 10,000। 2500 और 2500 5000 इज इक्वल टू, इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है जी। अंदर बचेगा बी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ठीक है ब्रो। फिर अंदर बचेगा 625 और 625 1250, ठीक है भाई। अब कछु कर सकते हैं, देखो तो ये हो गया 15,000, ये हो गया 2, तो 15,000 को अगर मैं 2 से काट दूंगा तो 7,500, 7,500। अब मुझे चाहिए बी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, और बी ई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, बी ई की वैल्यू है 50, 2500। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, यहाँ पर मुझे बी ई स्क्वायर चाहिए, बी ई स्क्वायर चाहिए, और बी ई स्क्वायर की वैल्यू 2500 है। तो अगर मैं 1250 और जोड़ दूँ दोनों साइड, अगर मैं 1250 और जोड़ दूँ दोनों साइड दूसरे रंग से, ताकि आपको समझ में आ जाए, तो ये बी ई स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो गया ना, उसी के बराबर हो गया ना बी ई स्क्वायर के। एक हिसाब से राइट हैंड साइड पर बी डी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर और बी ई स्क्वायर ही है। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 9,000 हो गए, 1250 जोड़ा है ना, 8,750 हो गए, 9,000 नहीं। तो आंसर इज ऑप्शन सी, आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। करने को आप ये कर सकते थे भाई, इस 1250 को इधर भेज देते, इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते, फिर अलग से उसके अंदर 2500 जोड़ देते, वो एक स्टेप और एक्स्ट्रा पड़ता, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, एक बार फिर से सोच लो मैंने क्या करवाया इसके अंदर, अगर कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट है भाई एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो पहले मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम करवा देता हूं आपको एक बार रिवाइज। ये नॉर्मली जब हम बोलते हैं कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो वो होती है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है बताता हूं। यहां पर है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ये जो एंगल ए है इसका मैं एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, तो ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइडों की लंबाइयां हैं। यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर किसका एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का। एंगल ए को बनाने वाली दो साइडें कौन सी हैं सर, ए बी और ए सी। ए बी और ए सी का जो रेशियो है उसी रेशियो में बांट देगा बी सी को, यानी कि वही रेशियो होएगा बी डी इज टू डी सी, ठीक है। बी डी इज टू सी डी बोल देते हैं अभी यहां पर समझाने के लिए, ठीक है। अब ये मैं आपको बताता हूं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता है। अगर मैंने एक ट्रायंगल बना दी ए बी सी, ए बी सी, और ये जो कोई भी एंगल उसका एक्सटीरियर एंगल बना दिया, बाहर वाला एंगल, और उसको बाइसेक्ट कर दिया, उसका बाइसेक्टर बना दिया एंगल बाइसेक्टर, तो वो कहीं ना कहीं इस तीसरी साइड को एक्सटेंड करने पर मिलेगा। मान लो ये डी पर मिला, यहां पर ये जो एंगल बाइसेक्टर है बिकॉज ये इंटीरियर एंगल का था, तो ये इस तीसरी साइड को बिना एक्सटेंड किए मिल गया, ट्रायंगल के अंदर ही मिल गया।
बट यहां पर बिकॉज ये एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर है तो ये इस साइड को एक्सटेंड करने पर मिलेगा। ठीक है, ओके। यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। इन दोनों में कुछ अलग है क्या? दोनों जगह सेम ही होता है ना? बिल्कुल डिट्टो लिख रखा है मैंने, और इसको आप इजीली याद कर लेंगे, कभी नहीं बोलेंगे पूरी जिंदगी। मैं आपको बताता हूं क्या मामला है। देखो, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये कौन से वाले एंगल का है? एंगल ए का है, एंगल बी का है, एंगल सी का है। आप बोलोगे सर ये तो एक्सटीरियर एंगल का है। मैं बोलूंगा हाँ एक्सटीरियर एंगल का तो है, बट कौन से वाले एक्सटीरियर एंगल का है? एंगल ए वाले एक्सटीरियर एंगल का है। एंगल बी वाले एक्सटीरियर का तो नहीं है, एंगल सी वाले एक्सटीरियर का तो नहीं है, एंगल ए वाले एक्सटीरियर का है। जी हाँ, तो एंगल ए को बनाने वाली कौन सी दो साइडें हैं ट्रायंगल की? इंटीरियर एंगल ए को बनाने वाली। भले ही ये एक्सटीरियर का है बट है तो एंगल ए का ना। तो जिस भी एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर है, भले ही एक्सटीरियर का हो, उस एंगल को बनाने वाली दो साइडें कौन सी? आप बोलोगे सर ए बी और ए सी। ए बी और ए सी, उनका जो रेशियो होएगा ए बी और ए सी का, उसी रेशियो में पता है क्या होएगा? इस एंगल बाइसेक्टर ने सामने वाली साइड को एक्सटेंड करने पर जहां पर भी टच किया है, ए बी के अंदर आप बी पर उतरे थे तो बी से उस पॉइंट के ऊपर जाना है जहां पर ये एंगल बाइसेक्टर इस लाइन को छू रहा है। भले ही वो प्रोड्यूस करने पर छू रहा है बट इस लाइन को छू रहा है। बी से उस पॉइंट के ऊपर जाऊंगा मैं, बी डी। ए बी के सामने मैं क्या लिखूंगा? बी डी। ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? ए बी को रिप्रेजेंट कर रही है भैया बी डी, ए बी के रेशियो को, और ए सी के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रही है सी डी। क्योंकि आप ए से सी पर उतरे हो तो सी से उस पॉइंट के ऊपर जाओ जहां पर ये एंगल बाइसेक्टर टच कर रहा है। यहां पर भी हम ऐसे ही कर रहे थे कि भैया ए बी और ए सी है, यहां पर एंगल बाइसेक्टर आ गया तो ए बी को रिप्रेजेंट कर रही है कि बी से मैं उस पॉइंट के ऊपर जा रहा हूं जहां पर ये एंगल बाइसेक्टर इसको टच कर रहा है, बी से उस पॉइंट के ऊपर जा रहा हूं। और ए सी को रिप्रेजेंट कर रही है सी से उस पॉइंट के ऊपर जा रहा हूं जहां पर ये टच कर रहा था। तो भले ही ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, अंडरस्टैंडिंग वही है। प्रूव इसको हम इजीली कर सकते हैं बट दैट इज नॉट द पॉइंट है। ठीक है भाई, अब कई चीज़ों को मैंने प्रूव करना छोड़ दिया। मैं पहले प्रूव कर करके दिखाता था सच बताऊं तो, बट मैंने छोड़ दिया। उसमें से कुछ चीज़ें ये मैंने नोट की कि इस चीज़ का मैं प्रूव करके दिखाऊं उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जस्ट ईगो बूस्ट हो रही है, ईगो सेटिस्फाई हो रही है। तो क्यों ईगो सेटिस्फाई करने? तो ना मैं यहाँ आया हूँ ना आप यहाँ आए। ठीक है, तो जिसके प्रूफ से फ़ायदा होगा वो करेंगे, जिससे नहीं होगा नहीं करेंगे। छोटा सा भी फ़ायदा होगा मैं करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सबके बहुत बढ़िया बढ़िया प्रूफ पड़े हैं मेरे पास। ठीक है, क्लियर है? एक बार फिर से बता दूं इसको कि भैया जो एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर हो, भले ही वो जहां पर इस लाइन को एक्सटेंड करने पर कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, तो ए बी की लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा। ए बी, बी से लेकर जिस पॉइंट के ऊपर वो एंगल बाइसेक्टर टच कर रहा है वहां तक की लेंथ को, वहां तक की लेंथ जो है वो ए बी को रिप्रेजेंट करेगी, और ए सी को रिप्रेजेंट करेगी सी से लेकर जहां पर वो टच कर रहा है वहां तक की लेंथ। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि ए बी और ए सी का रेशियो है भैया 3:2, 3:2, तो ए बी और ए सी का रेशियो 3:2 है, तो ए बी को रिप्रेजेंट करिए पूरी बी डी, तो बी डी की लंबाई भी 3 हो जाएगी और सी डी की लंबाई 2 हो जाएगी। 3 में से 2 गया, इसकी लंबाई 1 हो जाएगी। यहां पर अगर मैं आपको बताता कि ए बी और ए सी का रेशियो भैया 3:2, तो इसका मतलब बी डी और डी सी का रेशियो भी 3:2 है। अगर बी डी की लंबाई 3 है तो डी सी की लंबाई 2 है। ठीक है, ये फर्क है भाई। क्लियर है? इज इट क्लियर? अगर मान लो ये 3x है, ये 2x है, तो ये 3y होएगा, ये 2y होएगा, ये 1y होएगा। सर यहाँ x यहाँ y क्यों? क्योंकि ये रेशियोज हैं ब्रो, ये इन साइडों की लंबाइयों का रेशियो है। यहाँ पर भी ये रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेशियोज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? हो सकता है यहाँ पर ये 30 और 20 हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 हो सकता है यहाँ पर 8 हो, 8 3 24 8 दूनी 16 हो। रेशियोज में डील कर रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में इंक्लूडिंग साइड्स का रेशियो है, रेशियो। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, बताओ।
इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज टू ए सी इज 5:2, ठीक है। तो ए बी इज टू ए सी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो आपने ये दोनों साइड बराबर बना दी और ये ऐसे कर दी, तो इसका एंगल बाइसेक्टर है ना बहुत दूर जाकर मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर मिलेगा। अगर इस वाली साइड को जहाँ पर मैं एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूँ, जहाँ पर, उसको अगर मैं थोड़ी सी छोटी बना दूँ तो बहुत जल्दी ही मिल जाएगा एंगल बाइसेक्टर। एग्जामिनर भी पक्का ऐसे करता है कि एक साइड को 5 दे दिया, एक को 2 दे दिया ना, 2 वाली साइड बनवाता है। तो ताकि आपका डायग्राम थोड़ा अच्छा बन जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाली साइड को थोड़ा छोटा ले लो यार, किसी भी एक साइड को छोटा। हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्वेश्चन के सोल्व होने पर, डायग्राम इजीली बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ए बी इज 5 एंड ए सी इज 2, देख लेना पक्का इसको एक्सटेंड करवाएगा वो। बी सी इज 9, इनका रेशियो है भाई, ये इनका रेशियो है। बी ए इज प्रोड्यूस्ड, बता रहा था ना मैं, क्योंकि इसका अगर आप एंगल बाइसेक्टर ऐसे बनाओगे तो बड़ा जल्दी मिल जाएगा इसको, और वो ऐसे ना भी बनवाए एग्जामिनर, हमें क्या है, ठीक है। बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी मीट्स बी सी प्रोड्यूस्ड एट ई। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी ई, तो सी ई की लंबाई क्या होगी। एक बार फिर से थ्योरम को करते हैं। मैंने आपको क्या बताया भैया, ये भले ही एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है बट एंगल ए का है, तो एंगल ए को बनाने वाली साइड्स किस रेशियो में है, 5:2 में है। तो उसी रेशियो में होंगी ए बी, बी से लेकर एंगल बाइसेक्टर जहां पर काट रहा है ये इसको रिप्रेजेंट करेगी 5 यूनिट, मैं सिर्फ रेशियो ही बात कर रहा हूं। तो ए सी, सी से लेकर ई तक, इस लंबाई को रिप्रेजेंट करेगी 2 यूनिट। अगर ये 5 है तो ये 2 है, तो फिर ये क्या है भैया, ये 5 है, 2 है, तो ये 3 है। हम ऐसे लिख कर काम नहीं चलाएंगे, लिख तो आप ये सकते हो बट ऐसे करके बड़ा फास्ट हो जाता है काम। तो वो पूछ रहा है सी ई की लंबाई, अगर 3 यूनिट को 9 रिप्रेजेंट करता है, 3 का 3 गुना है, तो इस 2 का 3 गुना क्या होगा, 6। आंसर इज 6, ऑप्शन डी। फिर से बता दूं, जिस एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर है, भले ही एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, तो इस एंगल को बनाने वाली जो 2 साइडें हैं उनकी लंबाइयों का जो रेशियो है 5:2 है, तो उसी रेशियो में होगा बी ई। ए बी पर उतरी है तो बी से लेकर जहां पर एंगल बाइसेक्टर टच कर रहा है वो लंबाई, और ए सी सी पर उतरी है तो सी से लेकर जहां पर एंगल बाइसेक्टर टच कर रहा है वो लंबाई, इनका रेशियो 5:2 होएगा, तो ये 3 हो गया। अब वो ये देकर ये पूछ लेगा, ये देकर ये पूछ लेगा, वो कुछ भी ऐसा कर देगा, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं फिर, बताओ। ए बी इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। BC when produced meet the angle bisector of exterior angle A। एक्सटीरियर एंगल ए बना देता हूं मैं, इसके एंगल बाइसेक्टर को मिल रही है BC when produced, यहां पर BC when produced meet the angle bisector of exterior angle A at D। Find the length of AD if sin B is 0.6, यानी कि इस एंगल का साइन। तो बिकॉज हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं करी है, आप इसके बाद करोगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर इस एंगल के साइन की बात हो रही है तो साइन बी हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी के अंदर, देखो इसके सामने वाला है परपेंडिकुलर, यानी कि ए सी अपॉन ए बी, जो कि इन्होंने बता रखा है 0.6, यानी कि 6/10, यानी कि 2 3 6 2 5 10, ठीक है। यानी कि अगर ए सी की लंबाई 3 है तो ए बी की लंबाई 5 है। अगर ये 3 है, 3x मैं बोल दूं तो ये 5x होगा। तो 3 4 5 वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो आपको पता ही है, तो ये 4x होएगा। इतना क्लियर है, ये 3 है, 5 है, तो ये 4 है। ओके जी। बी सी इज इक्वल टू 20, तो बी सी जो है ये 20 है। तो अगर ये 20, अब तो सब कुछ ही आ गया,
BC अगर 20 है तो ये 4 का 5 गुना है ना, तो ये 15 हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा अगर एक्चुअल वैल्यूज भी हमें ज़रूरत पड़ी तो फाइंड द लेंथ ऑफ AD, तो AD की लंबाई निकालनी है, बताओ जरा। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि इस एंगल के एक्सटीरियर एंगल को अगर मैंने बाइसेक्ट किया, एंगल A का एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल A को बनाने वाली साइड है AB और AC, तो AB और AC का जो रेशियो है जो कि है 5:3, वही रेशियो होगा AB, तो B से लेकर यहां तक, यानी कि ये पूरा हो जाएगा 5। AB और AC को 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो C से लेकर D तक अगर ये 5 है तो ये डिस्टेंस 3 है, 5 3 तो ये डिस्टेंस 2 होगा। देखो मैं इनको एक कलर में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अगर ये 5 है तो ये 3 है तो ये 2 है, ये रेशियोज हैं, एक्चुअल लंबाई नहीं है। अब देखो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है 20, 2 का 10 गुना, तो 3 को क्या रिप्रेजेंट करेगा 30। अच्छा उसने फिर क्या पूछा है, उसने AD की लंबाई पूछी, अच्छा तो 3 को क्या रिप्रेजेंट करेगा 30, 2 का 10 गुना तो 3 का 10 गुना, ये हो जाएगा 30। अब राइट एंगल ट्रायंगल ACD में देखो, ACD ये 15 है ये 30 है, मैंने मन ही मन में 15 काट दिया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1 और 2 बच गए। लगाना पाइथागोरस, 1 और 2 पर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √5 आएगा, लेकिन 15 जो मैंने काटा था वो भी गुणा कर दो, तो 15√5 विल बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है। ये जस्ट मैंने बनाया आप लोगों के लिए क्वेश्चन की, मतलब थोड़ा सा देखें एक दो कंसेप्ट को मिलाकर, अदरवाइज वो डायरेक्ट पूछ रहा है ब्रो, टेंशन नहीं लेनी, बट थोड़ा सा आपके दिमाग को खोलना होता है उस कंसेप्ट को लेकर, जिस पे एक आधे इक्वेशन आज तक पूछे गए हैं कि एक दो और मैं पूछ लूँ ताकि उसको आप यूज कर पाए फिर से पूछे तो। इन द फिगर AD इज द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAC, एंगल EAC का एक्सटर्नल क्या बोल रहा है, AD इज द एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या ही बोलना ब्रो, उसने ऐसे ही बोल दिया कि AD इज बाइसेक्टर, भी बोल देता AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAC, ऐसे ही बोल सकता है। एक्सटर्नल एंगल A है ये, वैसे ट्रायंगल ABC में एक्सटीरियर एंगल A का बाइसेक्टर है AD, ठीक है भाई। इंटरसेक्ट BC प्रोड्यूस्ड एट D, ठीक है। आप इस चीज को ऐसे देख सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल A का जो एक्सटीरियर एंगल है उसका बाइसेक्टर है AD, जो कि BC को प्रोड्यूस करने पर D पर मिल रहा है, ठीक है। साइन एंगल ACB, इस एंगल का साइन और एंगल ABC इस एंगल का साइन, इन दोनों एंगल के साइन का रेशियो किसके रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, साइन रूल में क्या होता है मैंने कि साइड्स की लंबाइयों का रेशियो चाहिए तो उसके अपोजिट एंगल का साइन ले लो, तो इस एंगल का साइन और इस एंगल का साइन का अगर आप रेशियो लोगे तो इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड के रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। साइन ACB अपॉन साइन ABC इज इक्वल टू साइन ACB रिप्रेजेंट करेगा AB की लंबाई को, और साइन ABC इसके सामने वाली साइड है इस ट्रायंगल के अंदर AC की लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि 8:5 है, यहाँ से ले गया मैं, ये 8:5 है, तो यानी कि AB/AC 8:5 है, यानी कि इस ट्रायंगल की इन दोनों साइड की लंबाई का रेशियो है 8:5, उन दोनों साइड की लंबाइयों का रेशियो जो इस एंगल A को बनाती हैं जो, ठीक है जी, ओके। तो अगर ये 8 है ये 5 है तो BD तो फिर ये 8 होएगा और CD ये 5 होएगा। उम्मीद है कि अब आप समझ पा रहे हो भाई, इतनी बार हम यूज कर चुके हैं, वही एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज कर रहा हूँ। अब वो बोल रहा है तो फिर ये क्या होगा, ये 8 है ये 5 है तो ये 3 होएगा। वो बोल रहा है कि BC की लंबाई 24 है, तो अगर इस 3 की जगह 24 है तो कितने गुना है, 3 8 24, तो CD की लंबाई पूछ रहा है तो इस 5 की जगह भी 8 गुना होगा,
इसकी जगह 8 गुना है तो इसकी जगह भी 8 गुना होगा, क्या हो जाएगा 40, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी के एक्सटीरियर एंगल ए का बाइसेक्टर है एडी, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहां पर लगेगा। ओके, इंटरसेक्ट द साइड बीसी प्रोड्यूस्ड एट डी हेयर सीएफ इज पैरेलल टू एडी, और सीएफ जो है वो एडी के पैरेलल है। तो ये दो लाइनें पैरेलल हैं, जहां पर पैरेलल लाइनें होती हैं और ट्रायंगल होती हैं वहां पर मोस्ट प्रोबेबली सिमिलरिटी का यूज होता है। ट्रायंगल ए बी डी के अंदर बेस के पैरेलल एक लाइन आ गई है भाई, सिमिलर ट्रायंगल्स क्रिएट हो गई हैं। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? जस्ट क्वेश्चन को करते जाओ, ऐसे क्वेश्चन में तो वैसे भी पता नहीं लगता, जस्ट करते जाओ, बाद में पता लग जाएगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं वही लगा देता हूं। एंगल ए को बनाने वाली साइड है ए बी और ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी यहां पर उतरी तो बी से लेकर डी बी डी, अपॉन ए सी पर उतरी तो सी से लेकर डी पर सी डी। एक तो मुझे ये पता है। अब ये लाइन बेस के पैरेलल है तो इसको मैं कैसे यूज करूं, कैसे यूज करूं बताना जरा। ये लाइन बेस के पैरेलल है, क्या बताऊं, इधर देखो, इधर कोई हिंट मिल रही है? अगर ये लाइन बेस के पैरेलल है तो इतना तो मुझे पता चल गया कि ट्रायंगल बी एफ सी, ये छोटे वाली ट्रायंगल और बड़े वाली ट्रायंगल सिमिलर हैं, उनमें हमें पता है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आइडिया मिल रहा है। बी डी इज टू सी डी, देखो बी डी इज टू सी डी, तो भैया बी डी इज टू सी डी किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग उधर बी ए इज टू एफ ए, बी डी के कोरस्पॉन्डिंग बड़ी वाली साइड बी ए और सी डी के कोरस्पॉन्डिंग एफ ए। यहां पर हो सकता है कई बच्चों को ये डाउट आए कि सर ये तो ऐसे होता है कि बी सी बटे में सी डी, तो भाई बी सी बटे में सी डी लोगे तो बी एफ बटे में एफ ए लेना पड़ेगा, बी डी बटे में सी डी लोगे तो बी ए बटे में एफ ए लेना पड़ेगा, बी डी बटे में बी सी लोगे तो बी ए बटे में बी एफ लेना पड़ेगा। बस कोरस्पॉन्डिंग लेते चलो। तो सिमिलरिटी के बेस पर तो बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी ए अपॉन एफ ए, तो बी डी अपॉन सी डी इसके बराबर है, बी डी अपॉन सी डी इसके बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए, यही उसने दे रखा है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अब तक ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है, ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आए नहीं हैं, ये क्वेश्चन आए नहीं हैं, जस्ट आपका दिमाग खोल रहा हूँ। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर ऐसे सिंपल भी आएगा तो आपको याद कैसे रहेगा? जब 4-5 बार उसको अप्लाई करवा दूंगा। तो अगर एक आधी चीज़ एक बार भी आई है तो मैं उसको 2-3 बार अप्लाई करवाऊंगा आपको, अगर वो मेरे को लग रही है कि हाँ यार ये आएगी। मैं आपको 2 एंगल बाइसेक्टर थ्योरम करवा चुका हूँ, इंटीरियर वाला नॉर्मल जिसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं, फिर एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अब एक जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, बताता हूँ, देखो ये क्या है वो बता देता हूँ। जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हालांकि इसके अंदर कोई एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, बट फिर भी इस नाम से इसको जानते हैं, पता नहीं क्यों। देखो ये है जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और मेरी गारंटी है अभी आपको याद करवा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे। वीडियो ठीक ठाक चल रही है क्या? चल रही है, कभी नहीं भूलोगे। देखो अब इसको नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से कंपेयर करते हैं, फिर आप हमेशा याद रखो। और जैसे मैंने आपको नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूव करके दिखाया था, वैसे ही इसको कर सकते हैं, उसके रास्ते में ये पड़ता है हमेशा।
यहां पर ये जो लाइन है ए डी, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये एंगल अल्फा है, ये बीटा, ये दोनों बराबर नहीं है, जस्ट रैंडम है। इसीलिए जनरल वर्ड लगाया है कि एंगल बाइसेक्टर ना भी हो तो, बट ये उस जैसा दिखता है, इसको भी ऐसे ही प्रूव किया जा सकता है, तो इसलिए जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं। ठीक, तो ए डी, यहां पर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये थीटा है, ये थीटा है। ओके, तो यहां पर मैंने क्या बताया आपको, अगर ये एक एंगल बाइसेक्टर है तो सामने वाली साइड को उस रेशियो में डिवाइड करेगी, बी डी इज टू डी सी, ये जो रेशियो है ये उस रेशियो में डिवाइड करेगी जिस रेशियो में इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स की लंबाई होगी। यानी कि बी डी की लंबाई कितनी है वो डिपेंड करेगी किस पर, ए बी पर, और डी सी की लंबाई है वो डिपेंड करेगी ए सी पर। ठीक है सर, लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल थे, अदरवाइज एक्चुअल में पता क्या होता है, बी डी की लंबाई दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो ए बी पर और एक इसके सामने वाले एंगल पर, और इसके सामने वाले एंगल पर। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो अगर मैंने ए बी को बहुत ज़्यादा लंबा बना दिया ऐसे, देखना ज़रा, ए बी को बहुत ज़्यादा लंबा बना दिया, अब मैं एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूँ, तो देखना ये लंबा हो गया, क्यों, क्योंकि इसके सामने वाली साइड लंबी है, ये बेचारा छोटा हो जाएगा क्योंकि इसके सामने वाली साइड छोटी है। ठीक है, एक और, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर बनाऊँ ही ना, ऐसे बना दूँ तो भाई, और मैं ऐसे बना दूँ, देखो इस एंगल को मैंने छोटा रखा, इस एंगल को मैंने बड़ा कर दिया, तो इसकी लंबाई और बड़ी हो गई, क्योंकि इसकी लंबाई एक्चुअल में दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो इस साइड की लंबाई पर और इसके सामने वाले एंगल पर। इसकी लंबाई दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो इसके ऊपर और इसके सामने वाले एंगल पर। नहीं विश्वास हो रहा, अभी रुको, ये मैं प्रूव कर मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं, बट वो याद रखने में मदद नहीं करता, इसलिए नहीं करेंगे, उतना रिलेवेंट नहीं। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बना दूँ तो ये वाली साइड तो बड़ी थी, बट फिर भी ये छोटा हो गया, क्यों, क्योंकि ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, इस साइड पर और इसके सामने वाले एंगल पर। एंगल मैंने बहुत ज़्यादा छोटा रख दिया, साइड भले ही ये बड़ी होगी ना पिद्दी सी लाइन, तो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। यहाँ से अगर कोई भी रैंडम लाइन आ गई, वो इसको किस रेशियो में बांटती है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसकी लंबाई, एक तो इस लाइन पर और एक सामने वाले एंगल पर, एक इस लाइन की लंबाई पर और एक सामने वाले एंगल पर। तो सामने वाले एंगल पर कैसे डिपेंड करती है, उस एंगल की साइन की जो वैल्यू हो उस पर। अब देखो, बी डी की लंबाई को दो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक तो ए बी और एक ये जो सामने वाला एंगल है इसका साइन। यहां पर मामला क्या था, बिकॉज ये दोनों थीटा थे, तो जो साइन थीटा है और जो साइन थीटा है वो कैंसिल आउट हो गया। जब मैंने प्रूव किया तो तब मैंने साइन 180 यहाँ पर लिया था मैंने, और उसको कैंसिल आउट करके दिखाया था, अगर आपको ध्यान हो। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है, इसमें कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ ये बचता है, तो ये आपको याद रखना है। अब मेरे ख्याल आप इजीली याद रख लोगे कि यार बी डी की जो लंबाई है वो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, इस लाइन की लंबाई पर और सामने वाले एंगल के साइन पर, खत्म। इसकी लंबाई इस लाइन की लंबाई और सामने वाले एंगल के साइन पर। ठीक, क्लियर है, तो आगे बढ़ जाऊं, इनमें से कोई एक चीज़ मिसिंग होगी, बाकी सारी चीज़ें गिवन होंगी और वो पूछ लेगा। मैं आपको ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि उसने एक आधी बार पहले पूछे हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, या फिर उसने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो इस मेथड के थ्रू इजीली हो रहे थे, दूसरे मेथड से मुश्किल हो रहे थे। ठीक, इन द गिवन फिगर AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। AD मीडियन है भाई, अब ये मत बोलना ये तो एंगल बाइसेक्टर नहीं है। इस AD का एंगल बाइसेक्टर होना जरूरी नहीं है, इन एंगल का साइज अलग अलग भी हो सकता है, भले ही इसका नाम जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, इसलिए जनरल वर्ड है। ठीक है, ओके, तो AD अगर मीडियन है तो BD इज इक्वल टू DC। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये दोनों बराबर हो गए भाई, थीटा की वैल्यू बतानी है हमने अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज की, और बताओ फिर। तो हमें एक बात पता है कि जो BD की लंबाई है वो डिपेंड करती है इसके ऊपर और इसके साइन के ऊपर, इसके ऊपर और इस एंगल के साइन के ऊपर। तो BD और DC की लंबाई तो सेम है, यानी कि BD इज टू DC क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, बट कोई नहीं, लिख लेते हैं। इसके सामने है √5 इंटू साइन 45, उसके सामने है √10 इंटू साइन थीटा, ये है 1/1 इज इक्वल टू
√5 साइन 45 होता है 1/√2। अगर किसी एंगल की वैल्यू नहीं पता, ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखा है इससे पहले, कोई नहीं, मेरी मदद ले लो उस चीज़ में। और इधर है जी साइन थीटा। साइन थीटा को मैंने ऊपर भेज दिया इधर, ठीक है, क्लियर है, इसको मैंने ऊपर भेज दिया। तो √5 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा जी √2 इंटू √2 इट विल बी 1/2। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो ये होती है जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो। 30 डिग्री पर ये 1/2 देता है। ट्रिगोनोमेट्री नहीं करी है तो दिल छोटा नहीं करना इन बातों पर कि मुझे ये नहीं पता है। छोटी छोटी बातें हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल, मतलब मैं छाप दूंगा ये चीज़ें, टेंशन मत लो। ये बताओ, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, एंगल B इज 52.5, ये वाला एंगल है भैया 52.5, एंगल ADC इज 82.5, एंगल D कहाँ पर है, वेयर D इज ए पॉइंट ऑन BC, D एक पॉइंट है BC पर, ये लो, ये है 82.5। फाइंड BD इज टू DC, BD इज टू DC। तो BD और DC का रेशियो डिपेंड करता है इस लाइन के ऊपर और सामने वाले एंगल के साइन पर। तो ये और ये लाइन CD भी इस लाइन के ऊपर और सामने वाले एंगल के साइन पर, ये लाइनें तो बराबर हैं, तो सिर्फ ये एंगल का रोल रह गया। तो देखते हैं एंगल कैसे आएगा, बताओ। देखो ट्रायंगल ABD के अंदर, ट्रायंगल ABD के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होएगा। 82.5 में से ये घटा दो, ये आ जाएगा जी 30। ठीक है सर, ये तो 30 आ गया, बट ये कैसे आएगा, बताओ कैसे आएगा, दिमाग लड़ाओ। हिंट दूं, दो साइडें इक्वल है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। पूरी बड़ी ट्रायंगल को देखो, बड़ी ट्रायंगल ABC के अंदर अगर इस साइड के सामने 52.5 है तो इस साइड के सामने यहाँ पर 52.5 होएगा। तो फिर इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा जी 105। अगर इन दोनों का सम 105 है तो 180 में से 105 गए, ये हो जाएगा 75, जिसमें से 30 यहाँ पर आ गया, तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, क्लियर है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने बनाया है तो मैं ऐसे क्वेश्चन बनाता हूं जिस नेचर के क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। लाइक ये नहीं है कि कोई ऐसी यहां पर जबरदस्ती रूट घुसेड़ दूं, ये घुसेड़ दूं, वो घुसेड़ दूं, जिनको एग्जामिनर पूछ ही नहीं रहा। आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने से मतलब है मुझे, खौफ पैदा करने से नहीं। करो तो भाई BD इज टू DC का रेशियो पूछा है, तो BD और DC किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। BD डिपेंड करता है AB, AB इंटू साइन 30, और DC डिपेंड करेगा AC इंटू साइन 45। AB और AC बराबर हैं तो ये कट जाएंगे। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 एंड साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2। आगे बढ़ जाऊं, अपने एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। एक छोटी चीज बता देता हूं, हिंट दे देता हूं कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो, वो सामने वाली साइड को जिस भी रेशियो में बांटेगी उसी रेशियो में पूरी ट्रायंगल का एरिया बढ़ जाएगा। ये जो दो भाग बने हैं इस ट्रायंगल के, इन दो भागों का जो एरिया है उसका रेशियो वही होगा जिस रेशियो में ये बेस डिवाइड हुआ है। मेंसुरेशन में करेंगे कंसेप्ट, बट यहां पर ये यूज हो रहा है। बताओ, इन द गिवन फिगर PQRS इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। PQRS एक स्क्वायर है साइड 8 सेंटीमीटर का। एंगल PQO इज 60, एंगल PQO ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल 30 होएगा।
ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर की साइड है। जी हाँ, पूरा एंगल 90 होता है, इसलिए ये 60 है तो ये 30 है। ये बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू। ट्रायंगल पी ओ क्यू का एरिया क्या है? मुझे एक बात बताओ, मैं पूरी ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया निकाल सकता हूँ इजीली। कैसे सर? बिकॉज ये वाली साइड 8 है, ये वाली साइड 8 है, हाफ इंटू 8 इंटू 8, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। या फिर आप ऐसे बोल दो, जो डायगोनल है वो स्क्वायर के एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, 8 8 64 का आधा 32। तो इस पूरी ट्रायंगल का एरिया मैं इजीली निकाल सकता हूं। तो अगर मुझे पता लग जाए इस लाइन ने इस बेस को किस रेशियो में बांटा है, तो पता लग जाएगा एरिया को किस रेशियो में बांटा है। तो मैं यही बता दूंगा इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है ना, है ना बात। तो ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर क्यू ओ ये लाइन बेस को बांट रही है, तो किस रेशियो में बांटेगी? पीओ की लंबाई डिपेंड करती है भैया दो चीजों पर, इसके ऊपर और इसके साइन के ऊपर। ओ आर की लंबाई डिपेंड करती है इस साइड की लंबाई के ऊपर और सामने वाले एंगल के साइन के ऊपर। साइन 60 हो जाएगा √3/2 और साइन 30 हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा √3/1। तो यानी कि अगर इस ट्रायंगल का एरिया √3 यूनिट है तो इस ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया पी क्यू आर का एरिया कितना है? √3 + 1। ठीक है, तो इस हिस्से का एरिया √3 बटे में √3 + 1, इतना पोर्शन है, इतना फ्रैक्शन है इस पूरे एरिया का। और ये पूरा एरिया कितना है? पूरा एरिया है हाफ इंटू 8 इंटू 8। पूरे स्क्वायर का एरिया 8 इंटू 8 64, और उसका हाफ है डायगोनल से इसका एरिया। तो ये आ गया जी उत्तर, जिसका भी एरिया हमें निकालना था। 2 तो के 8, इस √3 + 1 को अगर हम ऊपर भेजें तो ऊपर जाकर ये बन जाएगा √3 - 1। नीचे इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस छोड़ के जाएगा, इसका स्क्वायर 3 इसका स्क्वायर 1, तो नीचे 2 छोड़ के जाएगा। उस 2 से मैंने फिर काट दिया, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, √3 इंटू में ये √3 को अंदर भेज रखा है, √3 को अंदर भेजोगे तो 16 इंटू √3 इंटू √3 3 माइनस √3, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? ये बताओ, एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था 2013 के अंदर, तो उसके ऊपर बेस भी मैं ले आया। मतलब अगर वो एक भी क्वेश्चन पूछेगा, कहीं पर भी इशारा करेगा, उसको मैं कवर कर रहा हूं। मैं सेंसलेस चीज़ों को कवर नहीं करूंगा भाई, बार बार बोल रहा हूं। इन ए ट्रायंगल ABC, ये इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा, देखते हैं लगाओगे कि नहीं। मैं हिंट दे दूंगा। इन ए ट्रायंगल ABC, AD डिवाइड्स BC इन रेशियो 2:3। AD BC को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर देती है, ठीक है जी। एंगल B इज 60, ये वाला एंगल 60 है। एंगल C इज 45, ये वाला एंगल 45 है। देन फाइंड साइन एंगल BAD और CAD, है ना। इन दोनों एंगल के साइन का रेशियो उसने आपसे पूछा है। और BD की लंबाई आपकी डिपेंड करती है, BD की लंबाई इस साइड की लंबाई पर और सामने वाले एंगल के साइन पर। और CD की लंबाई डिपेंड करती है इस साइड की लंबाई पर और सामने वाले एंगल के साइन पर। ठीक, मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताना चाह रहा, मैं आपको जस्ट हिंट देना चाह रहा हूँ। थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ताकि आप ही निकाल पाओ। तो ठीक है, BD की लंबाई इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, CD की लंबाई इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक, तो जो सामने वाली चीज़ है ये तो एग्जामिनर ने पूछ ही ली है, इन दोनों को तो इन्वॉल्व कर लिया उसने अपने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये निकालना पड़ेगा। तो मुझे AB और AC इनका रेशियो निकालना पड़ेगा। इनका रेशियो निकल सकता है क्या? साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल में हमें क्या पता लगता है कि किसी भी ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो
उस ट्रायंगल की साइड के सामने वाले एंगल के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो साइन रूल के अकॉर्डिंग देखना, इस ट्रायंगल में मुझे सिर्फ 2 एंगल पता है बड़ी ट्रायंगल में, तो मैं इन एंगल के सामने वाली साइडों का रेशियो इजीली बता सकता हूं। मैं बता सकता हूं कि ए बी बटे में ए सी क्या होगा, ए बी को रिप्रेजेंट करेगा इसके सामने वाले एंगल का साइन, यानी कि साइन 45, और ए सी को रिप्रेजेंट करेगा इसके सामने वाले एंगल का साइन, यानी कि साइन 60। साइन 45 इस 1/√2, साइन 60 इस √3/2, तो ये हो जाएगा √2/√3। ठीक है जी। तो मुझे ए बी और ए सी का तो सर रेशियो मिल गया। आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि सर आप ये क्यों बोल रहे हो कि मुझे ए बी और ए सी का रेशियो चाहिए। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सपोज आप इसको ना करते, आप क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करते, आपको इतना तो पता था कि बी डी बटे में डी सी इज इक्वल टू, हम एक काम कर लेते हैं, दिख रहा है? हाँ जी। देखो, मान लो सबसे पहले मुझे इतना तो पता ही था, इसको भूल ही जाओ कि बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू, बी डी डिपेंड करता है ए बी इंटू साइन एंगल बी ए डी, जो उसने पूछने में इन्वॉल्व कर रखा है, और डी सी डिपेंड करता है ए सी इंटू में साइन एंगल सी ए डी। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ निकालनी है, इतना मुझे पता चल गया कि मुझे ये चीज़ निकालनी है, ये चीज़ ये निकालनी है मुझे। तो मुझे जो भी बाकी बचा कुचा मामला है उसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू तो भाई ने दे रखी है, इसकी वैल्यू तो भाई ने दे रखी है बी डी अपॉन डी सी की, बी डी इज टू डी सी उसने बता रखा है 2:3। ठीक है सर, ये तो 2:3 हो गया, इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ए बी ट्रायंगल की साइड है, ए सी ट्रायंगल की साइड है, इनका रेशियो मैं कैसे निकालूं? एटलीस्ट तब आपको स्ट्राइक होना चाहिए यार, ए बी और ए सी का मुझे रेशियो निकालना है पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर, इनके सामने वाले एंगल दे रखे हैं, तो इनका रेशियो तो आ गया उन एंगल्स के साइन का रेशियो। ठीक है, तो ए बी बटे ए सी ये मैं यहाँ से लेकर आऊँगा, जो कि हो जाएगा √2 अपॉन √3। ठीक है, इस इक्वल टू इनटू में जो भी मुझे चाहिए वो ये निकालना है। तो काटा पिटी स्टार्ट कर देते हैं। √2 से ये कट जाएगा √2 पर, √3 से ये कट जाएगा √3 पर, ये अपना उत्तर आ जाएगा √2/√3। तो बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या वो करना चाहोगे? करना चाहोगे एक और? बस इसमें इतना ध्यान रखना कि पाई की जगह 180 रख लेना, π/3 इज इक्वल टू 180/3 60 डिग्री, एंड π/4 इज इक्वल टू 180/4 45 डिग्री। बाकी सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। HW दे देता हूं आपको। उत्तर बता दूं इसका? मेरे उत्तर बताने से पहले भाई पॉज करके कर लिया करो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पर मैक्सिमम जो चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, मैक्सिमम क्या सारी ही कवर हो गई हैं, ठीक है? बट फिर भी कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अपनी NCERT के अंदर हैं, और अपने एग्ज़ाम में कंसेप्ट्स का जो नेचर है उनसे थोड़े रिलेवेंट लगते हैं, उनसे थोड़े मेल खाते लगते हैं, और पास वाले एग्ज़ाम जैसे CDS हो गया, कैट हो गया, उनके अंदर पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। इन कई चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये में भी पूछा जा सकता है, अंदाज़ा होता है। और वो तो उन एक आधे कंसेप्ट को मैं बता देता हूँ। अब अपना ख़त्म हो गया है सारा मामला, जो अब तक पूछा गया है
जो पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं वो और जिसके पूछे जाने के थोड़े कम चांसेस हैं वो सब कुछ पूरा हो गया है। बट अब जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर रहा हूँ अगली 20 मिनट में। अगर मैं एक्स्ट्रा करूँ मेरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग तो ज्योमेट्री खत्म नहीं होगी आपकी पूरी जिंदगी। भाई पढ़ पढ़ के पढ़ाते रहेंगे, क्या दिक्कत है ना। एक लेवल पर तो आती है, उसके बाद पढ़ के पढ़ाते रहेंगे, बट अपना मकसद वो नहीं है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का पढ़ना है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, तो इनको इतना सीरियस नहीं लेना कि इनके ऊपर 10-10 क्वेश्चन हम करें। जस्ट नोट्स में लिखी रहेंगी, जस्ट नज़र लग जाए, अगर शायद पूछ लिया तो कर देंगे, बस इतनी इज्जत है इनकी। ठीक है भाई, तो बताऊं फिर आगे। चलो, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल मीडियंस इज लेस देन सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर अगर आप सारी साइड्स की लंबाई जोड़ोगे और सारी मीडियंस की लंबाई जोड़ोगे तो मीडियंस हार जाएंगी। मीडियंस की लंबाइयों का सम कम रहेगा साइड की लंबाइयों के सम से, पहला पॉइंट। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय साइड्स इज, ये क्या मतलब है मेरा वो मैं आपको बता देता हूं। मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, कोई भी ट्रायंगल है मेरे पास ABC, दुनिया की कोई भी ट्रायंगल हो, उसके अंदर मैंने अपनी मीडियन खींच ली। ये मेरी पहली मीडियन है, ये दूसरी मीडियन खींचती, ये तीसरी मीडियन खींचती, ये मेरी मीडियन है M1 मीडियन 1, ये हो गई भैया अपनी मीडियन 2 और ये हो गई अपनी मीडियन 3। आप ऐसे मान लो ये मैंने जो ट्रायंगल बनाई है ये मैंने लकड़ी से बनाई है, लकड़ी से। फिर उसके अंदर ये जो मीडियन है ये भी मैंने लकड़ी की डंडियाँ रखी हैं, वुडन स्टिक्स हैं ये, ठीक है। तो अगर मैं इन वुडन स्टिक्स को उठाऊं, अगर मैं M1 M2 M3 को उठाऊं तो भी मैं एक ट्रायंगल बना पाऊंगा। हमेशा ऐसा पॉसिबल पाया गया है कि एक और ट्रायंगल बन जाएगी। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, देखो हमेशा 3 डंडियाँ उठा के ट्रायंगल नहीं बनती, एक डंडी इतनी उठा ली, एक इतनी बड़ी उठा ली, एक इतनी बड़ी उठा लूँ, बना दो ट्रायंगल, नहीं बनेगी। बट ये हमेशा पाया गया है कि किसी भी ट्रायंगल की अगर आप मीडियंस को पिक करके उनसे एक ट्रायंगल बनाना चाहो तो हमेशा बन जाती है। अगर ट्रायंगल बनेगी, अगर एक्चुअल में ट्रायंगल एग्जिस्ट करती है तो उनकी मीडियन से भी हम ट्रायंगल बना पाएंगे। और एक और चीज़ नोटिस की गई है कि ये प्रूव भी किया जा सकता है, पहले मैं प्रूव करके भी दिखाता था बट नॉट दैट मच रिलेवेंट तो नहीं करते, ठीक है। तो मीडियंस से जो बनी हुई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है और इस पूरी ओरिजिनल ट्रायंगल का जो एरिया है, इनमें एक रिलेशन है, 3:4 का रेशियो होता है इनमें, 3:4 का रेशियो, ठीक है, इनके एरिया में। यानी कि इसका जो एरिया है ये 33.33% ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया कि मीडियंस छोटी होंगी, ओवरऑल जो मीडियंस हैं वो ओवरऑल सारी साइड से छोटी होंगी। हो सकता है कोई एक आधी मीडियन एक आधी साइड से बड़ी हो जाए, बट सारी मीडियंस की लंबाई मिलाकर और सारी साइड्स की लंबाई मिलाकर देखोगे तो मीडियंस हमेशा हारेंगी, तो इनसे एक छोटी ट्रायंगल बनेगी। ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया 33.33% ज़्यादा होएगा। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि इसके एरिया को अगर आप 4/3 गुणा करोगे तो उसका एरिया आएगा। यही मैं बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय साइड्स इज 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय इट्स मीडियंस। अगर किसी ट्रायंगल की मीडियंस से एक ट्रायंगल बनाओ और जो ओरिजिनल ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का एरिया हमेशा 4/3 टाइम्स होएगा, 33.3% ज़्यादा होएगा। किस तरह के ट्रायंगल में सर? हर तरह के ट्रायंगल में भाई, ठीक है। दिस इज अवर पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 4/3 इंटू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियंस। अगर मैं ऐसे कर दूं इसको DEF तो मैं ये बोल सकता हूं कि AB स्क्वायर सारी साइड्स का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 इंटू सारी मीडियंस के स्क्वायर का सम लूँ, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। ये रैंडम रिजल्ट्स हैं जो मे भी पॉसिबल हैं, रिलेवेंट टाइप के लग रहे हैं। और सर ऐसे ऐसे सारे रिजल्ट ही करा दो ना कि अब तक कहाँ से आ जाएं। लाखों रिजल्ट हैं, करोड़ों रिजल्ट हैं, मजाक नहीं कर रहा, वाकई में हैं। गूगल विकिपीडिया पे टाइप करो, इतने रिजल्ट हैं, एक आदमी की ज़िंदगी खप जाएगी। कभी भी इस चीज़ के पीछे मत भागना कि सारे रिजल्ट्स को ही निपटा डालेगा, बूढ़ा हो जाएगा भाई नहीं निपटा डालेगा। रिलेवेंट पढ़ना है आपने, ठीक है।
क्लियर? तो थोड़ा सा बस 1% आगे जा रहे हैं हम। सम ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन 4/3 इंटू सम ऑफ मीडियंस। और ऑनेस्टली बताऊं, मैं भी सिर्फ ये 3 रिजल्ट याद रखता हूँ, ये चौथा याद नहीं रहता मेरे को भी, और आज तक जरूरत नहीं पड़ी है, एग्जामिनर ने आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा। ठीक है, तो इसको यू कैन इग्नोर, बस ये लिखा रह गया इसके अंदर, काटने वाला था मैं इसको स्लाइड से, कल नज़र नहीं पड़ी इस पर। बस ये क्लियर है भाई? इसी के बेस पर ये भी याद हो जाएगा, क्योंकि साइड का स्क्वायर, एरिया भी एक 2 डायमेंशनल चीज़ है, साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, ये भी एक 2 डायमेंशनल चीज़ है। तो जब हम मीडियंस और ट्रायंगल, इनकी 2 डायमेंशनल चीज़ों को कंपेयर करते हैं, एक तो हो गया 2 डायमेंशनल में एरिया, तो ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया भी 33.33% ज़्यादा, यानी कि 4/3 टाइम्स है, और ओरिजिनल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो भी 4/3 टाइम्स है, 33.33% ज़्यादा है इनके स्क्वायर के सम से, इनके स्क्वायर का सम। ये दोनों रिलेवेंट से हैं, है ना? और ये भी, इसमें तो CDS के ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, CDS के अंदर। आगे बढ़ूं, देखो द लेंथ ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर 9, 12 एंड 15। तो एक ट्रायंगल की 3 मीडियंस है 9, 12 और 15, और 9, 12 और 15 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है भाई, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर तीनों मीडियन की लंबाई 9, 12 और 15 है तो इनसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, और इसका एरिया होएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये बोल रहे हैं जो ओरिजिनल ट्रायंगल है, यानी कि जो ट्रायंगल है, ये तो मीडियंस की लंबाई है ना, जो अपनी ट्रायंगल है, मीडियंस की नहीं, जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसका एरिया, तो उसका एरिया तो इससे 4/3 टाइम्स होता है। बस दिस विल बी द आंसर। 3 दूनी 6, दूनी 12, 9 दूनी 18, चौके 72, ऑप्शन डी। ठीक है, एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं इसके ऊपर बस। नेक्स्ट एक और रिजल्ट आपको बता देता हूं, कुछ ऐसे ही रैंडम रिजल्ट बताऊंगा मैं आपको, बस एक बार इनको जान लो, इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट जान लो, कॉन्फिडेंस बनेगा, क्योंकि कल को कोई आपको ये चीज़ दिखा देगा, आपका दोस्त, किसी मॉक की कंपनी भी सारे क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं पूछती हैं, कई इररिलेवेंट पूछ लेती हैं, तो वहाँ पर ये दिखेगा तो कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। कुछ जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है वही मैं लेकर आता हूँ। देखो, किसी भी ट्रेपेजियम के अंदर अगर मेरे पास एक ट्रेपेजियम है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि AC² + BD² = मैंने कैसे याद रखा है मैं ये बता देता हूँ कि यार ट्रेपेजियम के अंदर सम ऑफ, चलो मैं पहले बता ही देता हूँ आपको, तो ये हो जाएगा AD² + BC² + ट्वाइस ऑफ AB × DC। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ना, बट याद रह जाएगा। मैंने कैसे याद रखा बताता हूँ। देखो, एक जगह पर है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, सॉरी, एक जगह पर है सम ऑफ, ऐसा तो हमने पैरेललोग्राम में भी देखा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, एक जगह दो चीज़ों का स्क्वायर है, दो साइडों का, AD और BC, और फिर ट्वाइस ऑफ AB × CD। बट एक प्रॉब्लम आती है कि स्क्वायर नॉन पैरेलल वाली में है या पैरेलल वाली में है। कल को बच्चे ऐसे कर देते हैं AB² + CD², 2 × AD × BC। तो जो स्क्वायर है ना, ऐसे से बनता है स्क्वायर, और स्क्वायर यानी कि जो साइड वाली साइड्स हैं, साइड वाली, ये साइड वाली, जनरली हम पैरेलल को ऊपर नीचे लिखते हैं ना, तो जो साइड वाली हैं उनका तो स्क्वायर है, और जो पैरेलल हैं उनका प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है ना, AB और DC, P से पैरेलल, P से प्रोडक्ट, और ये फॉर्मूला रिजेंबल करता है इससे। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, इस टाइप का है, ये मत बोलना एग्जैक्टली ऐसा है। तो दो चीज़ों का तो स्क्वायर है, फिर 2 × दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, तो स्क्वायर S से स्क्वायर, S से साइड वाली साइड्स का स्क्वायर है, और P से पैरेलल, P से प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है ना 2AB वाला, वो पैरेलल वालियों का है।
ठीक है, तो अजीब सा रिजल्ट है भाई। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल डायरेक्ट आना बनता है, इस तरह से आएगा। आज तक आया नहीं है लेकिन। ठीक है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम ऑफ साइड इन विच BC इज पैरेलल टू AD, BC is parallel to AD. AB is 9, BC is 12, CD is 15, DA is 20. Find the sum of squares of its diagonals. तो सीधा ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, यही यूज कर दूं। ठीक है, तो साइड वालियों के स्क्वायर का सम है भैया, तो 9 का स्क्वायर 81, 15 का स्क्वायर 225, प्लस में 2 इंटू दिस है। प्रोडक्ट है पैरेलल वालियों का, P से पैरेलल P से प्रोडक्ट, तो 12 इंटू 2 24, 24 का डबल 480, 5 और 1 6, 8 और 8 16 और 2 18, 4 2 4 786। क्लियर है भाई? ठीक है, डरना नहीं है कि ये बहुत बार यूज होगा, आज तक एक बार भी यूज नहीं हुआ है, बट ठीक है मैंने आपको करवा दिया। कहीं पर ये दिखेगा तो कॉन्फिडेंस डाउन फील नहीं करोगे। इसके अलावा अगर और कुछ दिख रहा है, ये भी इन ए वे अगर मैं बोलूँ तो इररिलेवेंट ही है ना, कि हमें कैसे पता चला कि ये अगले साल आएगा, क्या पता आज से 10 साल के बाद ही ये पूछ ले या ना भी पूछे कभी, कैसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट जो अपने सिलेबस के घेरे के आसपास सी हैं, उस जैसी नेचर की दिख रही है, थोड़ी सी वो करवा रहा हूँ। ठीक, आप तक जरूर ठीक बात पहुंचानी जरूरी है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। ये टोटली रिलेवेंट है। कई बार ऐसा देखा गया कि उसने सर्कल के अंदर सर्कल फंसा दिए। कभी कभी क्या करेगा, सर्कल के अंदर इवन नंबर ऑफ सर्कल फंसा देगा, ऐसे डायमीटर के लॉन्ग 1 2 3 4, 4 फंसा देगा, 6 फंसा देगा, 8 फंसा देगा, कभी कभी 5 फंसा देगा, 7 फंसा देगा, 9 फंसा देगा, 3 सर्कल फंसा देगा। ठीक है सर, उसके ऊपर उसने एक सर्कल रख दिया, यहाँ पर भी सपोज एक सर्कल रख दिया, फिर वो पूछ रहा है कि इस सर्कल का रेडियस बताओ। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में रिलेशन है। किन दो चीज़ों के बीच में? एक तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। सर यहाँ पर तो 3 तरह के सर्कल हैं, एक तो बहुत बड़े वाला, एक ये और एक ये। देखो ये जो छोटे वाले सर्कल हैं और ये बहुत बड़े वाला सर्कल है, इनमें से तो किसी भी एक का रेडियस दे देगा तो आपको पता चल ही जाएगा। कैसे सर? देखो इन दोनों के लिए अलग अलग मैं आपको फॉर्मूले बता सकता हूं, बट फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगता है। कैसे? वही बता रहा हूं। देखो अगर बड़े वाले सर्कल का, ध्यान से मेरे को सुनिएगा बात, अगर बड़े वाले सर्कल का डायमीटर d है तो छोटे छोटे कितने सर्कल आ रखे हैं इसके अंदर? सर 4 आ रखे हैं, तो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर क्या होएगा? इसका डायमीटर हो जाएगा d/4। छोटे छोटे सर्कल का डायमीटर 4 बार आ रखा है बड़े वाले में, तो अगर उसने बड़े वाले का डायमीटर दे दिया तो छोटे वाले का डायमीटर आ जाएगा। जी हाँ, अगर बड़े वाले का रेडियस r है तो छोटे वाले का रेडियस क्या हो जाएगा? r/4। क्यों? क्योंकि बड़े वाले सर्कल के अंदर छोटे वाले 4 सर्कल आ रखे हैं अलोंग द डायमीटर। बड़े वाले सर्कल का सेंटर यहां पर होगा, इवन नंबर ऑफ सर्कल है ना, तो 2 इधर होंगे 2 इधर। तो ये देखो छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 1 2 3 4, तो बड़े वाले सर्कल के डायमीटर में छोटे वाले सर्कल्स का डायमीटर 4 बार आ रखा है, बड़े वाले सर्कल के रेडियस में छोटे वाले सर्कल का रेडियस 4 बार आ रखा है। तो कुल मिलाकर 4 सर्कल फंसा रखे हैं, तो इनका रेडियस हो डायमीटर हो कुछ भी हो, बड़े वाले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? 1/4। 5 सर्कल फंसा दिए तो 1/5। अगर बड़े वाले का रेडियस r है तो इस छोटे वाले का रेडियस क्या हो जाएगा? r/5। क्यों? क्योंकि 5 सर्कल फंसा दिए भाई तुमने डायमीटर के ऊपर। तो अगर इस पूरे बड़े वाले का रेडियस दे दिया तो छोटे वाले का रेडियस देने की जरूरत है क्या? नहीं देगा वो। छोटे वाले का दे दिया तो पूरे बड़े वाले का नहीं देगा। तो 2 ही चीज़ों के बीच में रिलेशन है, एक तो ये वाला सर्कल और एक बड़े वाला सर्कल, या फिर कोई छोटे वाला मान लो। ठीक, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से इजीली हम कर सकते हैं इसको। कैसे? देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनानी है, यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर है, ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, ये और ये बन गई जी एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है? ये है r/4 छोटे वाले सर्कल का रेडियस, और ये क्या है? मैं अगर इस सर्कल का रेडियस स्मॉल r मान लूं,
इस वाले का जिसका हमने निकालना है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये तो है r/4 यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r + r/4। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वेरिएबल है। अगर मैं इस r की जगह 80 लिख दूँ तो आप खटाखट करोगे कि r की वैल्यू 80 है तो ये 20 हो गया, और ये मैंने r मान लिया तो ये 20 हो गया, और ये क्या हो जाएगा देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये पूरा बोल रहा हूँ मैं, ये पूरा कितना है, कौन से सर्कल का रेडियस है ये पता नहीं सर, ये कौन से सर्कल का सेंटर है, सबसे बड़े वाले का, और ये कौन से सर्कल का सरकमफ्रेंस है, सबसे बड़े वाले का। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा r। उसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने स्मॉल r घटा दिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r - r। अब छोटे r और बड़े r में से एक चीज आपको वो पक्का देगा, दो ही अननोन है यहाँ पर, कोई एक देके दूसरी पूछ सकता है, तो क्या इसको रटने की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। कई बार अगर इस तरह की कोई रिलेशन आए तो हम ऑन द स्पॉट सोच समझकर बना सकते हैं कि कैसे ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, ओके। ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर होएगा, हाँ जी सर। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बड़े वाले सर्कल का रेडियस r, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, छोटे वाले सर्कल का रेडियस r/5, क्योंकि 5 सर्कल है, 7 दे देगा तो r/7, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है सर, स्मॉल r, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है सर, स्मॉल r। तो आप इजीली बोल सकते हो r + r + r/5 = r। तो r और बड़े r और छोटे r में एक फॉर्मूला बन गया, इन दो में से एक देगा दूसरा मिल जाएगा। तो क्या मैं आपको ये रटवा रहा हूँ, जस्ट फैमिलियर बना रहा हूँ आपको ऐसी फिगर्स से कि कल को ऐसी आई तो डरना नहीं है। हमारे सिलेबस में जो लेवल है उसमें हमेशा आप ऐसे ढूंढ पाओगे, तो हमें 20 सिचुएशन रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट, टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल, ये थोड़ा सा रिलेवेंट बोल सकते हैं, जैसे इसको रिलेवेंट बोल सकते हैं, जैसे ये था, ये उतना रिलेवेंट नहीं बोल सकते, बट ठीक है, आप नज़र मारोगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, इसको बोल सकते हैं ना, रिलेवेंट बिल्कुल है, और इसको भी हम बोल सकते हैं। टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल की एक खासियत है, क्या खासियत है बताता हूँ, देखो। टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल ऐसी क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं जो टेंजेंट्स से बनी है। ए बी टेंजेंट एक सर्कल का, बी सी टेंजेंट एक सर्कल का, डी सी टेंजेंट एक सर्कल का, डी ए टेंजेंट एक सर्कल का। स्पर्श रेखीय चतुर्भुज जो स्पर्श रेखाओं से बनी है, या फिर ऐसे बोल लो कि एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर एक सर्कल है जो चारों साइड्स को टच कर रहा है। तो यहां पर ये खासियत है कि ए बी + सी डी = ए डी + बी सी। इन ऑपोजिट साइड्स का जो सम है और इन ऑपोजिट साइड्स का जो सम है वो बराबर होएगा। ओके सर, अगर मैं यहां पर ऐसे सेंटर बना दूं तो एंगल ए ओ बी + एंगल सी ओ डी = एंगल बी ओ सी + एंगल ए ओ डी। अच्छा, यानी कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं इन्होंने जो एंगल बना रखा है, इनका अगर आप सम कर रहे थे, इन दोनों का, ये दोनों एक टीम में आमने सामने वाली, ये दोनों एक टीम में है, तो इन दोनों की टीम ने की जो लंबाइयां हैं वो तो बराबर थी। इन दोनों की टीम ने जो एंगल बनाए यहाँ पर, इन दोनों ने मिलकर जो बनाए, इन दोनों ने मिलकर जो बनाए वो भी बराबर निकले। ठीक है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी + एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी = एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी + एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब आगे से आपको हमेशा याद रहेगा। देखो, किसी भी टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो ऑपोजिट साइड्स हैं, जो पूरा पेरीमीटर था ए बी बी सी सी डी डी ए, पूरे पेरीमीटर का आधा तो ये वाला पेयर रखेगा और आधा ये वाला पेयर रखेगा। बताओ सच है कि नहीं? अगर मैं ये बोल दूं कि ये 8 है, ये 5 है, ये 6 है, ये क्या होएगा, बोलोगे 8 और 5 13, तो इन दोनों का सम भी 13 होना चाहिए, ये 6 है तो ये 7 है, तो 13 और 13 तो पूरा पेरीमीटर तो 26 हो गया ना।
तो आधे पेरीमीटर को तो ये वाला जोड़ा रखेगा, आधे पेरीमीटर को ये वाला जोड़ा रखेगा, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि पेरीमीटर बाई 2। यानी कि पूरे पेरीमीटर को ये जो ऑपोजिट टीम्स हैं, एक तो ये टीम है एक ये टीम है, ये आधा आधा बांट लेंगे कि भैया आधा पेरीमीटर मेरा आधा तेरा, ऐसे कर लेंगे। यानी कि इनकी जो टीम है वो आधा पेरीमीटर रख लेगी, इनकी टीम आधा पेरीमीटर रख लेगी। ऐसे ही एंगल को बांट लेती हैं। सेंटर पर जो पूरा एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। ये जो और ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं, ये और ये दोनों का सम, इन दोनों ने मिलकर जो एंगल बनाया और इन दोनों ने मिलकर जो एंगल बनाया, इन्होंने आधा आधा बांट लिया। 180 डिग्री इन दोनों ने रख लिया, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा होगा। ठीक है, अच्छा जी। पेरीमीटर को भी आधा आधा बांट लेती है। ये जो दो टीमें बनी हैं, ये दोनों टीमें एंगल को भी आधा आधा बांट लेते हैं, एरिया को भी आधा आधा बांट लेते हैं। पूरी क्वाड्रिलेटरल ABCD का जितना एरिया है उसमें से आधा तो रख लेगी ये वाली और ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ोगे तो, और बाकी का आधा एरिया ये दोनों रख लेंगी। ऐसे आप याद रख सकते हो कि ये एरिया को भी आधा आधा बांट देती हैं, एंगल को भी, पेरीमीटर को भी, हर एक चीज़ को आधा आधा बांट लेती हैं इनकी टीम। दो टीमें बन रही हैं ओपोजिट साइड्स की। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। ये इजीली प्रूव किए जा सकते हैं, आप प्रूव करोगे। ये तो मैं टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल से प्रूव कर चुका हूँ। ये कैसे प्रूव करोगे बता देता हूँ। ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है ऐसे, और आपको एक बात बताई थी कि एक पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट अगर आप ऐसे ड्रॉ कर लेते हो तो ये दोनों सिचुएशन सिमेट्रिकल हैं, उसी से ये प्रूव हो जाएगा। और एरिया वाला कैसे प्रूव होएगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे ना, यहाँ से रेडियस ड्रॉ कर लेना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे ना, और इसके साथ क्लब करोगे तो यही प्रूव हो जाएगा। बस, उससे ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा। आगे बढ़ रहा हूँ। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बना है। ए सर्कल ऑफ सेंटर O इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर एक सर्कल है सेंटर O का। विच टचेज ऑल द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अगर एंगल AOB 115 है तो एंगल COD क्या होगा ये पूछेगा अभी। अगर ये 115 है मेरे भाई, तो ये दोनों मिलकर 180 डिग्री रखते हैं, आपको पता है ना, क्योंकि पूरा 360 है तो आधा 180 डिग्री इन दोनों के पास होगा मिलकर, बाकी का आधा 180 इनके पास होगा। तो 180 में से 15 गए, ये 65 हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भाई ब्रह्मगुप्ताज थ्योरम। ब्रह्मगुप्ताज थ्योरम हमेशा लगेगा सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, चक्रीय चतुर्भुज के ऊपर। ऐसे किसी भी रैंडम चतुर्भुज के ऊपर नहीं लगेगा, हर एक चतुर्भुज के ऊपर नहीं लगेगा। उस चतुर्भुज का हम एरिया निकाल सकते हैं जहां पर ABCD ये हैं साइड्स की लंबाइयाँ। मान लो इस साइड की लंबाई है A यूनिट, इस साइड की लंबाई है B यूनिट, इस साइड की लंबाई है C यूनिट, इस साइड की लंबाई है D यूनिट, और S है सेमी पेरीमीटर। तो ये एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक, क्लियर है भाई। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपने हीरोन्स फॉर्मूला से रिजेंबल करता है, और हीरोन्स फॉर्मूला को इसके थ्रू प्रूव भी किया जा सकता है। कैसे प्रूव किया जा सकता है, इसमें एक एक्स्ट्रा एस नहीं है, कई जगह पर इसमें एक्स्ट्रा एस डाल देंगे लोग। कैसे प्रूव किया जा सकता है दिखाता हूं। देखो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है। अगर मैं एक काम करूं कि भाई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आप बोलोगे जी हाँ सर, तो उसका एरिया इस फॉर्मूले से आता है, आप बोलोगे जी हाँ सर। तो ये जो AD की लंबाई है इसको अगर मैं छोटा कर दूं, AD को मान लो AD में सिर्फ इतनी रख दूं, तो क्या ये फॉर्मूला चलेगा? क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा भाई। क्यों काम करेगा? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। जो C है वो ये हो गई, जो D है उसकी लंबाई कम हो गई। अगर मैं AD की लंबाई इतनी कम कर दूं तो
तो आप बोलोगे फिर भी काम करेगा भाई, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं इसको छोटा करता जाऊं, इतना छोटा कर दूं ऐसे बिल्कुल, ए डी की डी की वैल्यू को मैं 0 कर दूं, तो क्या हो जाएगा सर? डी की वैल्यू को 0 कर दोगे तो ट्रायंगल बन जाएगी एबीसी। अच्छा, तो डी की वैल्यू को मैंने 0 कर दिया, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डी की वैल्यू 0 पुट करने पर एस माइनस 0, तो ये हो जाएगा एस, फिर यहाँ पर है एस माइनस ए, यहाँ पर है एस माइनस बी, यहाँ पर है एस माइनस सी, और ये किसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि मैंने इसको यहां पर मिला दिया, पॉइंट डी को ऐसे लाता 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 मैं बिल्कुल यहां पर ले आया। तो समझ में आ गया, हीरोन्स फॉर्मूला यहीं से प्रूव हो जाता है। ठीक है, इसको भी प्रूव किया जा सकता है बट नॉट रिलेवेंट टू अवर सिलेबस। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? तो सर फिर तो क्या ये उसी ट्रायंगल का एरिया इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है जो ट्रायंगल सर्कल के अंदर आ सकती है? जी हाँ, उसी ट्रायंगल का एरिया ये होता है जो ट्रायंगल सर्कल के अंदर आती है। लेकिन दुनिया की हर ट्रायंगल सर्कल के अंदर आ सकती है। दुनिया की हर ट्रायंगल के चारों तरफ एक सर्कल बनाया जा सकता है। ऐसे कैसे सर? उस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर क्या होता है? उसके बाहर वाले सर्कल का सेंटर। तो हर एक ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होता है। हर एक ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक जगह मिलते हैं, हाँ जी, तो वो उसके सर्कम सर्कल का ही सेंटर होता है। तो दुनिया की हर एक ट्रायंगल सर्कल के अंदर आ जाती है। इसी बात का फायदा उठा के तो ये निकला है। ठीक, क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात? अब मैं आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट है भाई एक टोलमीज थ्योरम है। एक बंदा था जिसका नाम टोलमी था, उसके पेरेंट्स ने पी लगा दिया, अननेसेसरीली लगा दिया, या पटोलमी ही बोलने देते हैं। ठीक है, पटोलमी बोल लेते ताकि ध्यान रहे, प्यारा भी लग रहा पटोलमी। तो पटोलमी का थ्योरम है, वैसे वाकई में टोलमी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ही लगेगा। एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम है पटोलमी। अब मान लो किसी का नाम ऐसा रखा है जिसमें पी साइलेंट है, तो मैथमेटिशियन बनना ही है यार। देखो खुद बताओ, हम लोगों के नाम ऐसे नॉर्मल हैं बिना साइलेंट वाले। ठीक है, देखो तो इसमें क्या होता है, ए सी इंटू बी डी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो डायगनल्स हैं, डायगनल्स का प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड्स। कैसे याद रखना है वो बता देता हूँ, कभी भी ऐसे याद नहीं होता। कोई भी चीज़ ऐसे याद मत किया करो, देखा करो वाकई में क्या है। ये है प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ये है प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड्स, है ना? और ये पूरा क्या है? ये पूरा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड्स। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो डायगोनल्स हैं उनका प्रोडक्ट बराबर होगा जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनके प्रोडक्ट के सम के। जो भी ये ऑपोजिट साइड है इनका प्रोडक्ट कर दो, ये ऑपोजिट साइड है इनका प्रोडक्ट कर दो, और उन दोनों का सम कर दो। क्या आज तक इसके ऊपर क्वेश्चन आया है? नहीं आया है अपने एग्जाम्स में, ना एसएससी में, ना रेलवे में, ना सीडीएस में। बट ये कहीं कहीं पर दिखेगा, मॉक टेस्ट के अंदर कोई क्वेश्चन दिखेगा, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होगे तब ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो, जहाँ पर भी पटोलमी थ्योरम बोल रहे हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊँ। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। आज तक इसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आया है, बट मैं बता देता हूँ क्योंकि मॉक टेस्ट में यूज़ कर लेते हैं। अगर मैं कोई भी ट्रायंगल बना दूँ, कोई भी कैसी भी ट्रायंगल बना दूँ, मैं हमेशा उसके अंदर एक सर्कल बना पाऊंगा और हमेशा उसके बाहर में एक सर्कल बना पाऊंगा। ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दी, अब मैं इसके अंदर एक सर्कल बना रहा हूं। कोई भी दुनिया की ट्रायंगल हो, हर एक ट्रायंगल के अंदर और बाहर सर्कल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो ये है भाई। अब मैं इसके बाहर एक सर्कल बना रहा हूं।
इस सर्कल का सेंटर है वो लगभग मुझे लग रहा है यहाँ पर है, ठीक है। तो ये है अपना इन सेंटर और ये है अपना सरकम सेंटर, ठीक है। अंदर वाले सर्कल का सेंटर और बाहर वाले सर्कल का सेंटर, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो किस चीज़ से रिप्रेजेंट होता है, वो कैसे निकालते हैं, डी। तो ये बताया था एक मैथमेटिशियन है यूलर ने, तो इसको यूलर्स थ्योरम भी बोलते हैं। हालांकि यूलर के नाम पर इतने थ्योरम है कि आप यूलर्स थ्योरम लिखोगे ना इंटरनेट पर, 5-6 थ्योरम आ जाएंगे कि ये भी यूलर थ्योरम, ये भी यूलर थ्योरम, यूलर फॉर्मूला, ये भी यूलर फॉर्मूला, ये भी यूलर फॉर्मूला। ये पूरी ज़िंदगी मैथ्स ही के अंदर ही लगा रहा भाई, ठीक है। ऑयलर, हाँ वैसे इसके नाम को प्रोनाउंस करते हैं ऑयलर, यूलर नहीं ऑयलर, ठीक है। तो ये है डी, और जो अंदर वाला सर्कल है ना इसके रेडियस को हम बोल रहे हैं आर। अंदर वाले सर्कल के रेडियस को हम बोल रहे हैं भैया स्मॉल आर, और बाहर वाले सर्कल के रेडियस को हम बोल रहे हैं भाई कैपिटल आर। ये फॉर्मूला है। ट्रायंगल के अंदर वाला सर्कल, ट्रायंगल के बाहर वाला सर्कल, उन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो इससे रिप्रेजेंट हो रहा है। उन दोनों सर्कल का रेडियस हमें पता होना चाहिए। आज तक इसके ऊपर क्वेश्चन आया है नहीं, या चांसेस लग रहे हैं नहीं लग रहे, बट वो यूज़ कर लेते हैं, फ्रीक्वेंट है, मॉक टेस्ट की वेबसाइट वगैरह पर मिल जाएगा। बच्चे हो सकता है आपको बता दें, कोई लोग करवा दें, इसलिए बता दिया। तो दैट्स ऑल भाई। तो यहाँ पर बिल्कुल ही कंप्लीशन हो गया है अपनी प्लेन ज्योमेट्री का, ठीक है, दी एंड। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने तसल्ली से एक बार जो अपने क्विक रिवीजन पॉइंट है उनके थ्रू गुजरना है। स्पीड से गुजर जाओगे सारी चीज़ों के थ्रू आप, ठीक है। एक बार सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने आएंगी, हो सकता है उसमें से कई चीज़ें आप भूल गए हों, आप दोबारा देखो तो ये लगे अरे यार ये तो इतने जल्दी मैं भूल गया था। बिल्कुल नॉर्मल बात है, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है मेरे भाई। 1% भी टेंशन नहीं लेनी। आपको इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, आपको इस चीज़ की फिक्र करनी है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कर रहे हो कि नहीं। वो करोगे तो रिजल्ट आना इनएविटेबल है, उसको आने से कोई रोक ही नहीं सकता। पेड़ को भैया बढ़िया मिट्टी में लगा दिया, पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, धूप मिल रही है, तो दिन रात ऐसे बैठ के सोचें पेड़ बढ़ेगा कि नहीं, उससे कोई फर्क मिलेगा, पेड़ को फायदा मिलेगा नहीं। काम करते रहो अपना, उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है ना। बस कोई ब्लंडर मत करो, जाके उसको काट दिया, पढ़े ही नहीं रहे, ठीक है। तो दैट्स ऑल, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।